नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 11 अप्रैल। बट दोस्तों क्योंकि कल का सेशन में हमारा ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए सो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव डन इज लाइक हम लोगों ने 10th एंड 11th अप्रैल दोनों का एक साथ मर्ज करके आज का ये सेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं शुभदीप आप सबका स्वागत करता हूं और आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में जो है इस पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ को पूरे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिलेटेड न्यूज है। क्यों न्यूज में था पहले तो वो समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद पूरे न्यूज को हम लोग देखते हैं। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये है अरुणाचल प्रदेश में, राइट। एंड दिस इज, देखो ये है अरुणाचल प्रदेश का मैप, जहां पर इस रीजन में जो है यहां पर है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है? चलो अब यहां पर बोला जा रहा है दैट इंडिया जो है ना, इट इज सेड टू बिकम अ टाइगर रिजर्व अकॉर्डिंग टू दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो टाइगर रिजर्व बनने वाला है और ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बोला है, राइट। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पता ही है इस विंग के बारे में, राइट। बताइए तो एक चलो क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को चेयर कौन मिनिस्टर करता है? राइट, एक सेंट्रल लेवल का बहुत ही बड़ा कद का मिनिस्टर इसको चेयर करता है। तो यू नीड टू टेल इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट व्हाट इज दैट मिनिस्ट्री विच मिनिस्टर हु चेयर्स दिस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्योंकि यहां पे जो न्यूज है वो यही है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बोला दैट यस इट इज गोइंग टू बिकम द टाइगर रिजर्व। सो अनाउंसमेंट में वो कर तो गया है बट यहां पे कुछ कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं और ये कंसर्न्स किन लोगों के द्वारा है? ये वहां के जो ट्राइबल पीपल है ना, इदू मिश्मी कम्युनिटी, राइट। तो वो लोग बोल रहे हैं क्योंकि देखो अभी तक क्या है ना दैट उन फॉरेस्ट को जिसको टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा ना, तो अब देखो जब टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है तो बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, वहां पे अलाउ ही नहीं की जाती है। बट अगर सोचो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहता है तो वहां पर लेकिन बहुत सारी चीजें आपको अलाउ मिलती है, राइट। तो अभी जैसे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वहां के इदू मिश्मी ट्राइब कैन इजीली एक्सेस द फॉरेस्ट, है ना। और ये वो लोग जो है फॉरेस्ट को कुछ कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, राइट। और अभी क्या है ना दैट ये जो है कम्युनिटी ये अरुणाचल प्रदेश के रीजनल फ्लोरा रीजनल फौना से काफी ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है एंड इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट यस इट इज एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल मॉडल ऑफ कंजर्वेशन एंड दे सपोर्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एज वेल। बट when you are restricting that thing, that is जब आप इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क घोषित कर दोगे तब तो इनको वो अलाउंस नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए कुछ सेक्शन से बोला जा रहा है दैट नहीं ऐसा मत कीजिए अदरवाइज इट विल रिस्ट्रिक्ट आवर एक्सेस। बट देखा जाए इट इज अ न्यूज इन ट्रांजिशन आई वुड से देन यस कुछ भी अगर अपडेट्स आती है वी विल श्योरली अपडेट यू, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओजोन पॉल्यूशन से रिलेटेड ये न्यूज है क्योंकि सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला है दैट ग्राउंड लेवल ओजोन जो है इट हैज स्टार्टेड टू इमर्ज एज दिल्ली का लीड पॉल्यूटेंट ड्यूरिंग अ डे, पर्टिकुलरली रेन के बाद, राइट। और ये डेटा जो है ये डेटा है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। सो सवाल होता है ग्राउंड लेवल ओजोन है क्या? देखो ये टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट है that is produced when two primary pollutants that is nitrogen oxide and volatile organic compounds ये जब रिएक्ट करते हैं ना सनलाइट और स्टैग्नेंट एयर के साथ तब बनता है ये। इनफैक्ट इसको बोला जाता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट डायरेक्टली emitted but rather it is formed through chemical reaction between the primary pollutants। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट बीक एकिडियंस। नाउ ये जो शॉर्ट बीक एकिडनास है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं एंड कहा जा रहा है दैट इनमें कुछ एक एडेप्टिव फीचर्स हमें देखने को मिला है और वो एडेप्टिव फीचर से ये जो है वहां के हीट को भी बीट कर सकते हैं आराम से। कैसे? बाय ब्लूइंग म्यूकस बबल्स, ठीक है। सो ये अगर देख लीजिएगा वैसे तो एकिडना का बहुत ही मतलब स्पीशीज है, उसमें 4 स्पीशीज है जिसमें से ये एक स्पीशीज है एंड इट इज कवर्ड इन फर एंड स्पाइन्स। देख रहे हो ये जो फर एंड स्पाइन्स है ना ये भी इनकी एडेप्टेबिलिटी फीचर है, पता है, जिससे कोई भी इस पर अटैक नहीं कर सकता। अटैक अगर करेंगे तो ये स्पाइन उसके ऊपर लग जाएगा, राइट। इनफैक्ट इनका स्नाउट काफी ज्यादा डिस्टिंक्टिव, वो तो आपको दिख ही रहा है ये स्नाउट, राइट। इसका टंग भी काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड टंग है जिससे वो छोटे छोटे इंसेक्ट प्रे को जैसे एंट हो जैसे टर्माइट हो आराम से पकड़ सकते हैं। कुछ कुछ अदर मैकेनिज्म जो क्या यूज किया जाता है भाई एनिमल टू स्टे कूल आर
देखो ये अदर एनिमल्स की बात कर रहा हूं, है ना। जैसे आप ले लो, कुछ कुछ मैं डिस्कस करूं, जैसे बर्ड एंड मैमल्स ले लो, राइट। तो ये अपने फेदर को फ्लफ करता है ना। उससे ये वल्चर जो है ये स्क्विट वाटर पूप ऑन देयर नेकेड आईज। कंगारूज लिक देयर आर्म सो दैट इवापोरेटिंग सलाइवा कूल्स द अंडरलाइंग ब्लड वेसल्स। सो ये सब जो भी चीज है ना, जैक रैबिट डॉग्स के बारे में, तो ये ऑल द थिंग्स आर एडाप्टिव फीचर। ये एक ऐसा फीचर है विच हेल्प्स देम इन सर्वाइविंग द हीट इन विच दे आर लिविंग, राइट। तो भले ही ये ऑर्गेनिज्म कोई एक ऐसा रीजन का एंडेमिक ना हो, बट स्टिल कुछ कुछ ऐसे एडाप्टिव फीचर्स इसमें आ जाते हैं जिससे वो आराम से हीट कर सकता है, बीट कर सकता है हीट को। नेक्स्ट, मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमर्स यूज कर रहे हैं मशीन लर्निंग जिससे वो माइन कर सके डेटा फ्रॉम द मीरकैट टेलीस्कोप, जो क्या साउथ अफ्रीका में है। नाउ मीरकैट टेलीस्कोप, ये अगर देख लीजिएगा ना, ये सब टेलीस्कोप है, देखो ऐसे 64 लार्ज एंटीना डिशेस है जो क्या साउथ अफ्रीका के नॉर्दर्न केप के मीरकैट नेशनल पार्क में लगाए गए हैं। तो काम सवाल है दैट ये 64 जो टेलीस्कोप्स है, रेडियो टेलीस्कोप्स, ये करती क्या है भाई। देखो ये करती क्या है ना, ये यूज करती है रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम द स्पेस, जिससे ये स्टडी करती है द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एंड एवरीथिंग दैट इट कंटेन्स। नेक्स्ट बात करेंगे लीगो ऑब्जर्वेटरी की। द हिंदू का ये न्यूज था। क्यों न्यूज था? क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था एक प्रोजेक्ट जिससे बिल्ड किया जाना था एडवांस्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर। कहां? महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। और इसका टाइम फ्रेम पता है कब तक दिया गया है? 2030 तक। तो सवाल होता है लीगो ऑब्जर्वेटरी करेगी क्या भाई? देखो लीगो का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, है ना। मतलब ग्रेविटेशनल वेव्स जो दुनिया में निकलती है ना, ब्रह्मांड में या फिर यूनिवर्स में जो निकलती है, उसको डिटेक्ट करना है इस लीगो ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। तो सवाल होता है ग्रेविटेशनल वेव्स होता क्या है? देखो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है ना, दे आर द रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम। आपको पता होना चाहिए आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ही उन्होंने बोला था दैट ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती है जिसके कारण दुनिया में स्पेस एंड टाइम्स में हमें रिपल्स देखने को मिलता है। ये उन्होंने वहीं पर बोला था, बट फाइनली 2016-17 के आसपास जब ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट किया गया, तब इसका प्रूफ भी मिल गया हमको। तो क्या होता है इसमें? जैसे सोचो यहां पर देख रहे हो, ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, सोचो ये दूसरा ब्लैक होल है। तो ये आपस में जब आएगा ना, तो क्या होता है? F(g)m(m)/r² ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ये क्लोज आएगा, राइट। बट ये क्लोज आते 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 क्या होता है ना, ये देखो ये इतने ज्यादा ब्लैक होल इतने ज्यादा डेंस होता है, इतने ज्यादा, ऑफ कोर्स इवन लाइट कैन नॉट एस्केप इट, राइट। तो ब्लैक होल जब भी हमको यहां पर देखने को मिलता है, तो उस समय क्या होता है दैट, जैसे सोचो ये चद्दर है ना, पीछे देख रहे हो ये वाला व्हाइट कलर का, ये सोचो ये चद्दर है, राइट। इस चद्दर में अगर तो बड़े बड़े बॉल्स को आप रख दोगे तो क्या होगा, है ना। चद्दर में दोनों जगह जहां जहां बॉल है वहां पे गड्ढा क्रिएट हो जाएगा ना। जी हाँ, वैसे ही होता है। ये जब भी कोई भी ब्लैक होल्स टकराती है ना, तो क्या, या फिर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट टकराती है, तो ये चद्दर में जो ये वेव्स क्रिएट होती है ना, है ना, तो ये स्पेस में ही ऐसे वेव्स क्रिएट होती है। तो दीज वेव्स आर व्हाट? दीज आर ग्रेविटेशनल वेव्स। समझ रहे हो बात? अब ये जो लीगो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी जो बैठाया जा रहा है, ये किस लिए बैठाया जाएगा? ये जिससे स्टडी किया जा सके ग्रेविटेशनल वेव्स को। सो लीगो को ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे वो मेजर कर सके चेंज इन द डिस्टेंस that are several order of magnitude smaller than the length of a proton। तो देखो say for example this is LIGO observatory। तो यही LIGO observatory नहीं है, ये से कनेक्ट किया हुआ देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो ये रियल पिक्चर है, ध्यान से देखना। यहाँ पे देख रहे हो ये एक ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, एक लंबा कुछ इधर गया हुआ है, एक लंबा कुछ इधर गया हुआ है, देख रहे हो। सो व्हाट आर दीज? पता है ये है। अब क्या होगा ना दैट, जैसे मैंने बोला दैट ये जैसे दो अगर ब्लैक होल्स टकराती है तो रिपल्स क्रिएट करती है ना स्पेस में, है ना। तो इन रिपल्स के कारण अल्टीमेटली ये रिपल्स अर्थ तक भी पहुंचता है, और जैसे ये रिपल्स अर्थ तक पहुंचता है ना, तो अर्थ के स्पेस में कुछ फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलता है। तो वो स्पेशल फ्लक्चुएशंस जो है, इधर से रडार्स लगी हुई, मतलब बेसिकली बीम ऑफ लाइट लगी हुई रहती है, ये लाइट्स भी फ्लक्चुएट कर जाती है, राइट। और ये लाइट जब फ्लक्चुएट करती है तभी हमें पता चलता है दैट हाँ एक्चुअली हमारे ग्रेविटेशनल वेव्स ने
अर्थ से पास किया है, तो इसीलिए यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने डॉक्यूमेंट किया है द यूनिक कल्चरल हेरिटेज ऑफ रूरल इंडिया अंडर द नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग्स, मेरा गांव मेरा धरोहर। तो ये मेरा गांव धरोहर मेरी धरोहर प्रोग्राम जो है ये नेशनल मिनिस्ट्री मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के अंडर है। तो सवाल होता है ये नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का एम क्या है? इसका एम है दैट डेवलप करना एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि अक्रॉस द कंट्री अलग अलग रीजन में अलग अलग आर्ट फॉर्म्स है, अलग अलग आर्टिस्ट है, उनके रिसोर्सेज है, उनको मैप करना है, राइट। तो इसको प्रोग्राम को लॉन्च ही किया गया था कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा 2017 को, बट इसको हैंड ओवर कर दिया गया था टू इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स कब? 2021 को। नाउ इस प्रोग्राम का एम क्या है? एम है टू कवर ऑल द 6.5 लाख विलेजेस इन द कंट्री एंड प्रोग्राम सीक टू डॉक्यूमेंट द कल्चरल आइडेंटिटी एट अ विलेज लेवल बाय इन्वॉल्विंग सिटीजन्स, जिससे शेयर किया जा सके व्हाट मेक्स देयर विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट यूनिक, राइट। तो विलेज को इस पे क्लासिफाई किया गया 7 से 8 कैटेगरी में, जिसमें इकोलॉजिकल बेस पे, डेवलपमेंटल बेसिस पे, स्कॉलस्टिक, हिस्टोरिकल, मैथोलॉजिकल, हर एक इंपॉर्टेंस को फोकस किया गया है और फाइनली मैप किया जा रहा है इसको, राइट, जिसका एम है टू डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस, राइट। नेक्स्ट, कौशाम्बी महोत्सव 2023 न्यूज में था पीआईबी का। क्यों? क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने इनॉग्रेट किया था कौशाम्बी महोत्सव 2023। तो सवाल होता है कहां पर किया गया था? लोकेशन अगर देख लीजिएगा, जी हां, प्रयागराज के 56 किलोमीटर साउथ वेस्ट रीजन, यमुना रिवर के ऊपर, उत्तर प्रदेश में। एक्चुअली देखो कौशाम्बी किस लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कौशाम्बी अगर महाजनपदास आपने पढ़े थे ना, 16 महाजनपदास थे, उसमें कौशाम्बी जो है ना वत्स किंगडम का कैपिटल था। और बुद्धिज्म की भी अगर देख लीजिएगा, बुद्धिज्म से भी ये काफी ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि बुद्धा के समय कौशाम्बी वाज वन ऑफ द 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रॉस्परस टाउन्स इन इंडिया। ट्रेड सेंटर्स अगर एंशियंट टाइम्स में देखिएगा, यस कौशाम्बी हैज बीन द नर्व सेंटर ऑफ एंशियंट इंडियन कम्युनिकेशन एज द प्रिंसिपल रूट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट met at this city. In fact, pillars of Ashoka, जी हाँ, pillars of Ashokas are also found both in Kaushambi as well as Allahabad. Coinage की अगर बात करें, ट्राइबल सोसाइटी जो थे ना कौशाम्बी में, they also made cast copper coin with punch marks as well. Next, TEMPO, TEMPO stands for Tropospheric Emission Monitoring of Pollution. TEMPO, right? तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक बेसिकली नया डिवाइस आप बोल सकते हैं, जो क्या फैल्कन स्पेस एक्स रॉकेट में लॉन्च किया गया, जो क्या काम करेगी? इनेबल करेगी साइंटिस्ट को दैट साइंटिस्ट प्रॉपर ट्रैक रख सके एयर पोल्यूशन में ओवर द नॉर्थ अमेरिका कॉम्प्रिहेंसिवली फ्रॉम द स्पेस डाउन टू द नेबरहुड लेवल। नेबरहुड मतलब क्या? नीचे से 10 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज तक, है ना। सो सवाल होता है इसके डिफरेंट अदर फीचर्स अगर देखें टेम्पो के, दैट इज ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन का। देखो इसका कवरेज एरिया जो होने वाला है ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका, प्यूर्तो रिको से लेकर सीधा कनाडा तक। ऑर्बिटर किस में लॉन्च किया गया इसको? जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में। मॉनिटर क्या करेगी? आवरली बेसिस में मॉनिटर करेगी ड्यूरिंग द डे टाइम, और पॉल्यूटेंट मॉनिटर करेगी किस किस को? नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड को, है ना। वैसे ही बहुत सारे कंबशंस जो क्या रिलीज होता है ना फॉसिल फ्यूल के कंबशन से, फॉर्मल्डिहाइड एंड ओजोन, उनको भी मॉनिटर काम करेगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये टेम्पो अपने समझ में आ गया, आशा करता हूँ ये क्लियर है। अब आ जाता है रामकृष्ण मठ के बारे में। रामकृष्ण मठ वॉज देयर इन पीआईबी। क्यों न्यूज था? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटेंड किया था 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ रामकृष्ण मठ। तो आप समझ ही जाइए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपका रामकृष्ण मठ। ये एक है क्या? ये एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर, जिसको कंसिडर किया जाता है हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट का वन ऑफ द पार्ट, जिसको सेटअप किया गया था बाई सन्यासी डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, जिसको हेड किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मठ ये वेरियस सेक्टर्स सच एज एजुकेशन, लाइब्रेरीज, हेल्थ केयर, नर्सिंग, रूरल डेवलपमेंट, लेप्रोसी अवेयरनेस, रिहेबिलिटेशन, किस किस सेक्टर में नहीं काम करती है यार। इनका मेन काम यही है दैट ओवरऑल ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाना। रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में भी जान लेते हैं कुछ। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे ये इंडियन हिंदू मिस्टिक और स्पिरिचुअल लीडर थे, जिन्होंने प्रैक्टिस किया था वेरियस रिलीजियस ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, और सब कुछ जब स्टडी किया तब उन्होंने प्रोक्लेम किया दैट हर एक रिलीजन जो है वो डिफरेंट पथ में जा रही है एंड इट लीड्स टू द सेम गोल।
इनफैक्ट उनके जो फॉलोअर्स हैं ना, उन्होंने रिगार्ड किया था उनको एज एन अवतार और डिवाइन इनकारनेशन। इनफैक्ट उनकी टीचिंग्स जो थी बाद में पॉपुलराइज भी बहुत ज़्यादा की गई थी उनके शिष्य, दैट इज स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। रामकृष्ण जी के लिगेसी इज कंटिन्यूड थ्रू द रामकृष्ण ऑर्डर, जो क्या प्रोवाइड करता है स्पिरिचुअल ट्रेनिंग फॉर मोनास्टिक्स एंड हाउस होल्डर्स डिवोटीज, एंड द रामकृष्ण मिशन जो क्या प्रोवाइड करती है चैरिटी, सोशल वर्क और एजुकेशन के सेक्टर पे चैरिटी प्रोवाइड करती है। तो इसी के साथ आज का यहाँ पे डिस्कशन समाप्त होता है, एंड कुछ डिस्कशंस है जो कि मैं कल के सेशन में भी आपको इंक्लूड करूंगा, राइट। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन। बट आ जाता हूँ एमसीक्यूज में। लास्ट क्लास के जो एमसीक्यू आपसे पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव रिसेंटली जॉइंड नाटो, द करेक्ट आंसर वाज फिनलैंड। आज का जो क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट to build an advanced gravitational wave detector in which among the following states in India? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र? आपको सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। I'll be waiting for your answer to go. This was all about the discussion for today's session, guys. Thank you very much for discussion.